हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, क्लियर है। तो आप लोग को रिफ्लेक्शन बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत आसान सा है क्योंकि आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। आप कुछ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करोगे तो पीछे वाला क्या होगा, धीरे धीरे भूलने लगोगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको रिवीजन करना है, क्लियर है। आप रिवीजन करो, 30% ही आगे का पढ़ो लेकिन 70% आप रिवीजन करो, तभी आपका हर एक कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होते जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन तो फिनिश कर चुके हैं, आज हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग चीज है। रिफ्लेक्शन कुछ और है और रिफ्रैक्शन में कुछ और होता है, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगी ताकि आपको चैप्टर जब पढ़े हम लोग, रिफ्रैक्शन जब पढ़ते जाएं, लाइट जो से हम देखेंगे बेंट हो रही क्या हो रही है, तो वो आपको क्लियरली समझ में आने लगे, ठीक है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं पहला एग्जांपल। ये देखो मैंने एक ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, ग्लास में वाटर लिया और इसमें हम क्या किए, अभी तो पेंसिल देखो बिल्कुल भी दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको स्ट्रेट। जैसे ही इस पेंसिल को हम इसमें डिप किए, डिप किए, क्लियर है। तो आपको क्या दिख रहा है डिप करने के बाद, आपको दिख रहा है बेंडिंग दिख रही है पेंसिल में, पेंसिल में आप लोग को बेंडिंग दिख रही है। मैं बहुत नजदीक से आपको दिखा रही हूँ, देखो देखो पेंसिल बिल्कुल भी क्या हो रही है, बेंडिंग आपको दिख रही है, दिख रही है ना, बिल्कुल भी क्लियर बेंडिंग आपको दिख रही है, क्लियर है पॉइंट। उसके बाद मैं एक ये आइसक्रीम स्टिक लेती हूँ, उसमें देखो क्या चेंजिंग आती है, ठीक है, आप बताना आप में क्या चेंजिंग आ रही है। अभी देख लो आइसक्रीम स्टिक का क्या शेप है और क्या साइज है इसका, ठीक है। अभी इसको आप क्लियर देख लो। उसके बाद जब इसमें डाले हम, डिप किए, देखो क्या हुआ, आइसक्रीम स्टिक क्या हुआ, साइज क्या हुआ, बढ़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है। फिर से देखो मैं इसको निकाल रही हूँ, पेंसिल स्टिक अच्छे से देख लो, सॉरी आइसक्रीम स्टिक अच्छे से देख लो। जब इसको मैंने पानी में डिप किया तो देखो इसकी साइज में क्या चेंजिंग आई, देख रहे हो आप क्या चेंजिंग आई। अब पानी के वाटर के ऊपर वाले पोर्शन को देखो और वाटर के नीचे वाले पोर्शन को देखो कि कितना चेंजिंग आई है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर है पॉइंट, ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं एक आइसक्रीम स्टिक को डाल रही हूं उसमें तो उसका क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बिल्कुल भी हमको बढ़ा हुआ दिख रहा है, आप क्लियर देख रहे हो। और दूसरा आप जैसे ही एक पेंसिल को उसमें डिप किए तो वो हल्का सा दिख रहा है कि बेंट हुआ हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन समझाने के लिए बच्चों मैंने पहले एग्जाम्पल समझाया। इसी तरह से आप एक लेमन ले लो, आपके घर में इजीली ग्लास अवेलेबल होगा, आप उसमें पानी में डाल करके, ग्लास में वाटर भर करके आप उसमें एक लेमन डालो, देखना लेमन का साइज जो होगा वो साइज क्या होगा, बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। तो ये क्यों हो रहा है, आखिर क्या रीजन है। तो ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है बच्चों, क्योंकि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो क्या होती है, बेंट हो जाती है, क्लियर है पॉइंट, क्या होती है, बेंट हो जाती है। अब कैसे बेंट होती है, क्या बेंट होती है और इसमें कैसे एंगल्स बनते हैं, क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, वो सब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हम लोग और कुछ कुछ क्लास 8 में पढ़ते हैं, तो क्योंकि रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग को आइडिया रहता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसका आइडिया हम लोग को रहता है। लेकिन रिफ्रैक्शन हमारे लिए नया टर्म है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है और थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है ना कि लाइट रे क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, एयर से है तो वाटर में जाएगी, वाटर से है तो केरोसिन में जाएगी, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो क्या होता है, वो लाइट रे क्या होती है, बेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को पेंसिल जो है जब हम लोग वाटर के अंदर डिप किए तो हम लोग को हल्का सा बेंट हुआ हुआ दिखा, क्योंकि पहले तो पेंसिल क्या था, एयर में था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर हम लोग ग्लास के अंदर पेंसिल को डिप किए तो वो दूसरे मीडियम में चला गया, वाटर में चला गया, तो एयर से वाटर में गया, उसका मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ। जब मीडियम चेंज होता है बच्चों तो लाइट रे क्या होती है, बेंट होती है, क्लियर है, इस लाइट रे बेंट होती है। तो डिफ्रैक्शन का हम लोग जानेंगे बच्चों। diffraction of light is the change in the path of light. Diffraction of light is the change in the path of light passing from one medium to another medium, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है
तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और मीडियम कैसा होना चाहिए, या मीडिया बोलते हैं उसको हम लोग। मीडियम में आपका एयर, वाटर, केरोसिन, डायमंड, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जाती है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? फिर से सुनिए, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो, दूसरे मीडियम में पास करती है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो लाइट रे क्या होती है, बेंट होती है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग रिफ्रैक्शन देख लिए बच्चों कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम के मैंने नाम लिखे हैं, आप लोग देख लो। और वैसे तो ट्रांसपेरेंट मीडिया के बारे में आप लोग को पता होगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, refraction of light is the phenomena of bending of light, is the phenomena of bending of light, bending of light is the phenomena of bending of light from its original path, from its original path, from its original path। क्लियर है? फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ऑन इंटरसेक्टिंग अनदर मीडियम। क्लियर है बच्चों? तो रिफ्रैक्शन सिंपल सा टर्म आप समझिए कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंट हो जाती है। ठीक है, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। और उसका एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक पेंसिल को डिप किया वाटर में। पहले पेंसिल क्या है, एयर में, लेकिन जैसे ही लाइट रे वाटर में गई, यानी कि पेंसिल जब वाटर में डिप किए तो आपको थोड़ा सा बेंट हुआ हुआ दिख रहा था। क्यों दिख हो रहा था, रिफ्रैक्शन के कारण वो बेंट हो रहा था। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है बच्चों? तो ये होता है रिफ्रैक्शन। जैसे मैं आपको दिखाती हूं क्या होता है। जैसे देखो, ये है हमारा इंटरफेस, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ये एयर मीडियम है, ठीक है, और ये हमारा वाटर मीडियम है, मतलब कि वाटर है। आपको दिया रहेगा कौन सा मीडियम है क्या है, और सबका अभी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, उसके जरिए आपको पता चलेगा कौन सा मीडियम क्या है। ठीक है, तो जैसे देखो बच्चों, ये मान लिया कि एयर मीडियम है, मान लेते हैं कि अभी हम ये मेरा पूरा इंटरफेस ग्लास वाला, जैसे हम लोग ग्लास का भी देखें, सेम हम ग्लास के मानते हैं कि ये ग्लास का सरफेस है, इसके नीचे वाटर है और इसके बाहर जो है हमारा एयर है। जैसे ही लाइट रे आती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है बच्चों, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी बेंट हो जाती है। ठीक है, ये क्यों बेंट होती है, क्या होती है, इसको मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं बस एक रफली आपको एग्जांपल दे रही हूं। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से क्या होती है, लाइट रे बेंट हो जाती है। अब हम एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत समझ लीजिए कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, और इसके लिए आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको बार बार आपको लेक्चर को देखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। कौन सा टर्म करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है। लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बेंट होती है, तो उस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बस बहुत आसान सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे समझते हैं कि एक मीडियम दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं, सारे टॉपिक्स को क्लियर करके लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिस तरीके से हम लोग को एनसीईआरटी ने दिया हुआ है टर्म टू टर्म, हम लोग बस उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने अगर रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो वो सही दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग चलेंगे कि उस रिफ्रैक्शन के जस्ट बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने से पहले यहां पर हम दो चीज जानेंगे। एक यहां पर हम लोग को दिखेगा रेयरर मीडियम, ठीक है, दो तरह का मीडियम हम लोग जानेंगे यहाँ पर। एक रेयरर मीडियम होता है बच्चों, और एक हमारा होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, एक हमारा रेयरर मीडियम होता है और दूसरा हमारा होता है डेंसर मीडियम होता है। तो कौन सा मीडियम रेयर कहलाएगा और कौन सा मीडियम डेंसर कहलाएगा, ये चीज जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए एक टर्म बनाया गया जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? दो टर्म है यहाँ, एक हमारा रेयरर मीडियम है, एक हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम है और क्या है, डेंसर मीडियम है। तो कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है? ठीक है, जैसे मैंने आपको एयर में एक एयर का एग्जांपल दिया और एक वाटर लिया, ठीक है, एक एयर दिए और एक वाटर दिए, तो आपसे क्वेश्चन में मैं पूछ रही हूं कि बताइए कि कौन सा मीडियम रेयरर है? क्या एयर रेयरर है? रेयरर मतलब क्या हुआ, हल्का, ठीक है, और डेंसर मतलब थोड़ा भारी। ठीक है, तो हम बताएंगे कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। आप कैसे बताओगे? तो इस चीज को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए एक टर्म दिया गया जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा मीडियम वैसा डेंसर होते जाएगा। क्लियर है पॉइंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा मीडियम उतना डेंसर होगा। जैसे मान लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया है। किसे डिनोट किया है? एन से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एनसीईआरटी ने एन से डिनोट किया है, इसीलिए हम लोग भी एन से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन से डिनोट करना है। वो अभी मैं आगे एक और टर्म बताऊंगी तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज दिखेगा आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एनसीईआरटी ने कहा है हमको उसको फॉलो करना है बस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इससे क्या बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे बच्चों तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इस तरह से म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आपको हायर क्लास में मिलेगा, अभी नहीं, ये आपको हायर क्लास में मिलेगा। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो उसमें आप पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया गया म्यू से। लेकिन 10th के अकॉर्डिंग, आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया गया है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, मैंने बता दिया कि कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है। ये चेक करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी देखते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए एक टर्म दिया गया जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है? यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इस चीज को 3 टाइम्स आपको रिपीट की हूं कि कौन सा मीडियम रेयरर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। इस चीज को पता करने के लिए ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करना होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी को पता करने के लिए एक टर्म दिया गया जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एन से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने माना, यह देखो बच्चों, ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा इंटरफेस है कि, और ये हमारा एन का वैल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 है। हायर क्लास में इसलिए लिख दे रही हूं ताकि आप लोग इस चीज को ना याद करें, सिर्फ देख लें कि हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं। ये चीज को सिर्फ आप मेंशन करें कि हाँ इसको म्यू से डिनोट करते हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, म्यू से अभी लेन देन नहीं करना है, क्योंकि वो हायर क्लास की बात है। अभी आपको सिर्फ एन से ही खेलना है। तो चलो बच्चों, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 है और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मान लेते हैं 1.25 है। ठीक है बच्चों,
यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1 है, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.25 है। तो अब बताओ बच्चों कि क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 है तो इसका क्या हुआ, ये हमारा रेयर मीडियम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू इसके कंपेयर में ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपेयर में देखेंगे, जैसे मतलब कि जैसे हम मान लिया कि हम अपनी हाइट बता रहे हैं, तो हम किसी के अकॉर्डिंग क्या है लंबे हैं, और किसी के अकॉर्डिंग क्या है हाइट कम है मेरी, किसी के अकॉर्डिंग मेरी हाइट ज्यादा है, किसी के अकॉर्डिंग मेरी हाइट कम है ना। हम एक रिलेट करके बता रहे हैं, या किसी के अकॉर्डिंग कोई इंसान ज्यादा मोटा है, किसी के अकॉर्डिंग पतला है, तो किसी के रेफरेंस में ना करते हैं, रेफरेंस में करते हैं। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं कि हम पतले हैं तो किसके रेफरेंस में, कोई हमसे मोटा होगा तब ना, या हम बोल रहे हैं कि हम बहुत लंबे हैं तो किसके रेफरेंस में। ऐसा तो नहीं है कि हम बता रहे हैं बहुत लंबे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत लंबे हैं, किसी के रेफरेंस में बता रहे हैं, ठीक है। तो किसी के रेफरेंस में अगर बता रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी के रेफरेंस में बताएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज्यादा होगा और ग्लास का कम होगा, ऐसा नहीं होगा। वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे हम। अब आप लोग मान लेते हैं कि एयर है, ठीक है, आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अभी आप एनसीईआरटी पूरा इसको दिया हुआ है एक कॉलम बना करके कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पुट करता है, आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्वेश्चन पुट कर देता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं बोलोगे कि ग्लास का इतना होता है तो वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी के रेस्पेक्ट में बताओगे उसको, समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखा 1.25 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों 1 है, 1 है और 1.25 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेफरेंस में देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर है। हो सकता है किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिया किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया कि 1.5 होगा, अगर यहां पर हम 1.5 रख देंगे बच्चों, तो अब बताओ कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कौन सा रेयरर होगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे मान लिया कि मैं क्लियर कर देती हूँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 लिया और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, तो अब इस दोनों केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कौन सा मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। क्लियर है, दिख रहा है आपको रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब देखो बच्चों मैं क्या करती हूँ, अब हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। मैंने रख दिया 1.5। अब देखो बच्चों नीचे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू और ऊपर में रिफ्रैक्टिव, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5 है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.25 है, तो 1.5 ज्यादा है, तो यानी कि ये हमारा रेयरर मीडियम हो जाएगा इस केस में और ये हमारा डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी के रेस्पेक्ट में बताएंगे, ठीक है, कि कौन सा रेयरर है और कौन सा डेंसर है। तो क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि दो टर्म यहां पे हम लोग जानेंगे, एक रेयरर मीडियम जानेंगे और एक डेंसर। तो कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, इसके लिए हम लोग को ऑप्टिकल डेंसिटी देखनी पड़ेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी देखने के लिए एक टर्म दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डेंसर होगा। क्लियर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि आप याद कर लियो कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, ये हमेशा एयर से, ऐसा नहीं है। आप रेस्पेक्ट में देखो कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयरर है, जिसका वैल्यू ज्यादा आपको दिखेगा वो आपका डेंसर मीडियम है और जिसका वैल्यू आपको कम दिखेगा वो आपका रेयरर मीडियम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यही यही अभी हम लोग ग्लास में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल ग्लास का करेंगे, लेंस वगैरह करेंगे, तो इसका बहुत यूजेस आएगा। यूजेस क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भूल नहीं सकते हो, आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते हो, आप इसको बार बार घुमा घुमा करके देखो ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 100% क्लियर हो। क्लियर है। तो यहां से हम लोग जान गए कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। ठीक है बच्चों, तो देखो लाइट रे आ रही है रेयर से, ठीक है, और ये हमारा होता है नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा क्या होता है नॉर्मल होता है। और देखो जब लाइट रे डेंसर की तरफ आई तो क्या हुई, बेंट हो गई, बेंट हो गई ना, लाइट रे क्या हुई बच्चों, बेंट हो गई।
तो बोलते हैं कि लाइट, देखो इसको जाना तो चाहिए था इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था ना, लेकिन क्या हुई, ये इधर क्या हुई, बेंट हो गई। क्लियर है, इसको जाना चाहिए था, ये लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुई, इस डायरेक्शन में ये बेंट हो गई। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे देखो ये n इज इक्वल टू 1 जो हम लोग रखें, n इज इक्वल टू 1 किसका है, एयर का होता है। n इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 जो होता है बच्चों, वो एयर का होता है, ठीक है। और एयर में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। आई होप कि आप लोग को ये बात क्लियर होगा, क्योंकि सबसे पहले लेक्चर में मैंने यही बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मैंने वहां पर ये चीज नोट भी करवाई थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में जो होती है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती है, इससे कम होगी स्पीड लेकिन इससे ज्यादा स्पीड नहीं होगी। तो बच्चों क्यों, बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि क्यों बेंट हो जाती है, इसलिए बेंट हो जाती है क्योंकि क्या होती है, जो इसकी वेलोसिटी होती है एयर में वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जो भी इसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या कैसे डिक्रीज करती है, जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके हिसाब से ये डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा बात बेटा? तो मैं बताना ये चाह रही हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रहा है, यानी कि यहां पर मैंने एयर लिया, एयर से लाइट रे डेंसर में आ रही है, सॉरी एयर से डेंसर में आ रही है, रेयर से लाइट रे कहां आ रही है, डेंसर में आ रही है, तो क्या हो रही है, लाइट रे थोड़ी बेंट हो जा रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बेंट क्यों होती है, बेंट क्यों होती है, क्या उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। क्लियर है? तो हम लोग एयर में जो स्पीड जानते हैं वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है, इसके बाद स्पीड नहीं होगी, इससे कम होगी। तो जैसे ही ये लाइट रे दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड जो एयर की होती है और जिसमें वो जा रही है, जिसमें वो जा रही है, क्लियर है पॉइंट, जिसमें वो जा रही है वो क्या करती है, उसको घटा देती है, डिक्रीज कर देती है। क्लियर है? तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे आगे कैसे फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग कैसे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा इंटरफेस है, यहां से लाइट रे आ रही है और ये इस तरीके से लाइट रे बेंट हो जा रही है, ठीक है। ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, ठीक है, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। क्लियर है पॉइंट? तो बच्चों हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है पॉइंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते किसका है, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, किस मीडियम का निकालते हैं, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है। फिर से सुन लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, जिसमें लाइट रे एंटर कर रही, कहां से आ रही है इसका मतलब नहीं है कि हाँ एंटर कर रही है। फिर से सुनिए ये बात को, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज करते, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज रहती थी, ऐसा बात नहीं है कि बच्चे, क्योंकि हम लोग समझते हैं उसके बाद भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर वीडियो को बार बार पीछे करके देखोगे तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसका निकालते हैं, जिसमें लाइट इंटर कर रही है, जहां से आ रही है उसका नहीं, जहां इंटर कर रही है। तो लाइट तो यहां कहां इंटर कर रही है, मीडियम बी में इंटर कर रही है, मीडियम बी में इंटर कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में, कहां से आ रही है, तो ए से आ रही है, ठीक है, ए से आ रही है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग को आई होप कि क्लियर हुआ होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालेंगे बच्चों तो जिसमें लाइट इंटर करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, जहां से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में। फिर से बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकालते हैं जहां लाइट एंटर कर रही है, उसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं जहां से लाइट आ रही है। क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
हम लोग उस मीडियम का निकालते हैं, उस मीडियम का फाइंड आउट करते हैं जिसमें लाइट रे इंटर कर रही है, और किसके रेस्पेक्ट में? जहां से लाइट आ रही है। क्लियर है? तो हम लोग बी में लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी में लाइट इंटर कर रही है, पहले बी लिखा, कहां से आ रही है? ए से आ रही है। तो ये इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी बी का निकाल रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ ए बाई वेलोसिटी ऑफ बी होता है। क्लियर है पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता रही हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पूछता है क्वेश्चन में किसका निकालते हैं, तो जहां लाइट इंटर कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका निकालते हैं, जहां से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? इतना याद रहेगा आपको, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी गलत नहीं होगा, कभी आप नहीं धोखा खाओगे, हमेशा आप। और दूसरी बात यह है कि बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, यूनिट क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस है। ठीक है, यूनिटलेस है बच्चों। क्यों यूनिटलेस है? आप देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो, वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए का क्या होगा? मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी ऑफ बी का मीटर पर सेकंड होगा। मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो क्या हुआ? यूनिटलेस हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो बच्चों? यूनिटलेस हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर हम लोग को समझ में आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं फिर बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर इसको आपने स्किप किया तो आप पूरे 10th को स्किप कर दोगे। ठीक है, और 10th बोर्ड में रिफ्रैक्टिव से क्वेश्चन आता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमारा दो तरह का होता है। ठीक है, एक हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बहुत आसान है, बस नेम दे करके इसको अलग अलग कर दिया गया है, ऐसा कुछ नया टर्म है नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का देखेंगे बच्चों, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होगा ना बच्चों, कि मतलब एक को दूसरे से हमेशा रिलेट करेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये मीडियम ए और ये मीडियम हमारा क्या है, बी है। ये मीडियम क्या है बच्चों, ए है, और ये मीडियम हमारा बी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में क्या होगा, ए हमेशा एयर होना चाहिए, ए ऑलवेज एयर होना चाहिए। बी कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन ए अगर एयर है तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है बच्चों, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है ना, मतलब कि इसमें एयर नहीं होगा, दोनों मीडियम, एक केरोसिन होगा दूसरा वाटर होगा, एक डायमंड होगा दूसरा आप ग्लास रख लो, यानी कि दोनों में कोई ना कोई रिफ्रैक्टिव एयर नहीं होना चाहिए। बस क्लियर पॉइंट है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। ग्लास हो गया, वाटर हो, डायमंड हो, केरोसिन हो, दोनों अलग अलग मीडियम हो लेकिन एयर ना हो। ठीक है, अगर उसमें एयर ना होता है तो उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अगर पहला मीडियम एयर हो गया तो ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है और वो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। क्योंकि एब्सोल्यूट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें जो पहला मीडियम है वो एयर अगर हो गया तो वो एब्सोल्यूट हो गया, और अगर रिलेटिव में एयर नहीं होना चाहिए, बस एयर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी इसको पॉइंट में लिखा है, तो आप लोग भी इसको जरा पढ़िएगा और समझिएगा कि एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या। एब्सोल्यूट मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू आया है, यानी कि जो एक मीडियम है उसको एयर लिया गया। ठीक है, एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है।
तो एब्सोल्यूट कब होगा? जब एक मीडियम एयर होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, और रिलेटिव क्या होगा कि एयर नहीं होना चाहिए बस, तो वैसे मीडियम को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है पॉइंट? तो बच्चों हम लोग एब्सोल्यूट का, इसको हम लोग करते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, अनदर मीडियम। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। क्लियर है? तो इसको जो हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों, वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये किस केस में होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? c होता है, c से डिनोट करते हैं बाय v, अनदर मीडियम का स्पीड, या अनदर मीडियम लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम को, इन अनदर मीडियम। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला एब्सोल्यूट का। ठीक है, n इज इक्वल टू सी बाई वी, n इज इक्वल टू सी बाई वी, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। क्लियर है? जब हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या एयर में हो रहा है, वैक्यूम लिया गया एयर में, इसका कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, ताकि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म है वो क्लियर हो जाए। तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उस केस में हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी इन अदर स्पीड ऑफ अनदर मीडियम। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट का। अब हम लोग करेंगे बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ देख लेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे क्या करेंगे बच्चों? जैसे देखो, ये हमारा है मीडियम, ठीक है, ये लाइट रे आई, इसमें क्या होना है, रिलेटिव में क्या होता है बच्चों कि एयर का नहीं होना है सिर्फ, यानी कि इसमें एयर नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। तो मान लेते ये मीडियम मेरा 1 है और ये मीडियम मेरा 2 है। ठीक है, ये मीडियम दोनों में एयर नहीं है। तो इस केस में जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? लाइट कहाँ एंटर कर रही है? लाइट 2 में एंटर कर रही है। ठीक है, किस में एंटर कर रही है? 2 में एंटर कर रही है। 2 किसके, कहां से आ रही है लाइट? 1 से। क्लियर है? कितना आसानी से लिखे, लाइट कहां एंटर कर रही है? 2 में। कहां से आ रही है? 1 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां से लाइट एंटर की? 2 में। कहां से आ रही है? 1 में। तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ 1 बाई स्पीड ऑफ 2। बस यही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव के केस में निकालने का। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं बच्चों, वो हम निकालते हैं लाइट रे कहाँ एंटर कर रही है। ठीक है, लाइट रे कहाँ एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, लाइट रे कहाँ से आ रही है हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। आई होप कि आप लोग को रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बार बार देखना ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगी पहले, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करूंगी। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ताकि न्यूमेरिकल जब आपको मैं दूं बनाने के लिए तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओ। ओके।